हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपक कश्यप। चैप्टर बायोमॉलिक्यूल आपका चल रहा है। बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है। इसको कंप्लीट करने के बाद हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस कराएंगे, देन उसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर बायोमॉलिक्यूल में आपका अमीनो एसिड मैंने पढ़ा दिया था। अमीनो एसिड से ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक है ज्विटर आयन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि ज्विटर आयन क्या होता है। ज्विटर आयन बिहेव करता है लाइक साल्ट की तरह। ज्विटर आयन बिहेव लाइक साल्ट, यानी अल्फा अमीनो एसिड जो होते हैं उसमें अमीनो ग्रुप भी होता है जो कि बेसिक होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है जो कि बेसिक होता है, डाइपोलर आयन भी बोला जाता है ज्विटर आयन को, और एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब ये हो गया कि ज्विटर आयन बिहेव लाइक एसिड एज वेल एज बेस। तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं कि ज्विटर आयन क्या होता है, इसके बारे में लिखा हुआ है। ज्विटर आयन बनता कैसे है, ये देखिए अल्फा अमीनो एसिड है। अल्फा अमीनो एसिड को अल्फा अमीनो एसिड क्यों कहा जाता है? मैंने आपको बताया था कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो उसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन बोला जाता है। ये आप आज से सीख लीजिए, क्योंकि जब सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बुक पढ़ाएंगे तो वहाँ पर अल्फा कार्बन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अल्फा कार्बन के बारे में अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो अल्फा कार्बन कौन सा कार्बन होता है? जो फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन होता है। यहाँ पर क्या करेगा, एसिड अपना प्रोटॉन लॉस करेगा और इस बेस को दे देगा, तो इसके ऊपर निगेटिव हो जाएगा, और जब ये बेस कैप्चर करेगा प्रोटॉन को तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए डाइपोलर आयन है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है, इसी को कहा जाता है ज्विटर आयन। ज्विटर आयन बहुत सिंपल सा मेथड है कि अल्फा अमीनो एसिड के प्रोटॉन, जो प्रोटॉन एसिडिक पार्ट का प्रोटॉन है, जब वो लॉस करेगा तो जो बेसिक पार्ट होगा वो उस प्रोटॉन को कैप्चर करेगा, और जो डाइपोलर आयन बनेगा उस डाइपोलर आयन को क्या कहेंगे? ज्विटर आयन कहेंगे, या साल्ट भी कह सकते हैं, या एम्फोटेरिक नेचर भी बता सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक आपका है प्रोटीन। प्रोटीन्स क्या होते हैं? एक्चुअली में प्रोटीन जो होते हैं वो नाइट्रोजन के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। मतलब जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं उसमें नाइट्रोजन होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन प्रोटीन की क्या होगी कि प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड जो होते हैं उनके पॉलीमर होते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड प्रोटीन। अब ये पॉलीमर जो बनता है अमीनो एसिड से, तो अमीनो एसिड कैसे ज्वाइंट होते होंगे? तो जो अमीनो एसिड ज्वाइंट होते हैं एक साथ में, वो ज्वाइंट होते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में पूछा गया है कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड किस में प्रेजेंट होता है? प्रोटीन में। याद रखिएगा, P फॉर प्रोटीन, P फॉर पेप्टाइड, यानी PP। तो पॉलीपेप्टाइड कैसे बनेंगे? जब 100 से ज़्यादा अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो पॉलीपेप्टाइड बनेगा। देखिए अमीनो एसिड जुड़कर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। अगर 2 अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं तो उसको हम कहेंगे डाइपेप्टाइड। 3 अगर जुड़ रहे हैं तो उसको कहेंगे ट्राइपेप्टाइड। और जो जुड़ते हैं उनके बीच में बॉन्डिंग कौन सी होती है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो अगर 100 से ज़्यादा अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाएं तो जुड़ने के बाद जो हमारी प्रोटीन बनेगी उस प्रोटीन को हम पॉलीपेप्टाइड कह सकते हैं। इसका मतलब जो प्रोटीन होती हैं वो पॉलीमर होती हैं और अल्फा अमीनो एसिड से बनती हैं, और वो पॉलीपेप्टाइड भी बोले जा सकते हैं। और जब ये पॉलीपेप्टाइड बनेगा तो इसका जो मोलर मास होगा वो अबाउट 10,000 यूनिट होगा। कितना होगा? 10,000 यूनिट। तो बनते कैसे हैं अमीनो एसिड से प्रोटीन, वो हम आपको एक छोटी सी रिएक्शन के थ्रू बताने जा रहे हैं। और ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान चैप्टर है, स्ट्रक्चर भी आसान होते हैं। एग्जाम्पल हमने ले लिया जैसे कि NH2 ग्रुप CH R COOH, ये क्या है? अल्फा अमीनो एसिड है। अब अल्फा अमीनो एसिड का हमने एक मॉलिक्यूल लिया तो इसमें हमने इसको R1 कह दिया, प्लस हमने दूसरा अल्फा अमीनो एसिड लिया और इसको इसी सीक्वेंस में रखते जाएंगे। इस अल्फा अमीनो एसिड के R को हमने R2 कह दिया, मतलब ये अल्फा अमीनो एसिड का दूसरा मॉलिक्यूल है। प्लस नेक्स्ट भी हम ले लेते हैं अल्फा अमीनो एसिड, जिसको हमने R3 कह दिया। अब आप यहाँ से देखिए COOH ग्रुप का OH और अमीन ग्रुप का H,
COOH का OH और अमीन ग्रुप का H, मीन्स यहाँ से वाटर लॉस हो जाएगा। अब अगर बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड रखे जा रहे हैं, मतलब n नंबर रखे जा रहे हैं, तो कितने वाटर लॉस होंगे? n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएंगे। कितने वाटर मॉलिक्यूल लॉस होंगे? n नंबर के। अब इसके बाद जो बनेगा यहाँ पर, वो बनेगा इसी तरीके से हम इसकी रिएक्शन को ऐसे ही लिखते जाएंगे एक सीरियल में। हमने 3 अल्फा अमीनो एसिड की यूनिट ली थी, तो 3 अल्फा अमीनो की यूनिट से हमारा बन गया ट्राईपेप्टाइड। क्या बोलेंगे इसको? ट्राईपेप्टाइड। और अगर हम n नंबर मॉलिक्यूल लेते हैं, ये लिखा हुआ है n, तो n नंबर मॉलिक्यूल से हम क्या करेंगे? इसका होल n लगा देंगे। होल n जब लगाएंगे तो इसी को हम ट्राईपेप्टाइड को क्या कहेंगे? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड। और यही पॉलीपेप्टाइड क्या कहलाता है? प्रोटीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोटीन। अब यहाँ पर बात हम कर रहे थे पेप्टाइड लिंकेज की। पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है? देखिए, CONH ग्रुप जो होता है वो कहलाती है पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज कहें या बॉन्ड कहें, एक ही बात है। मतलब आपको याद रखना है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड, ये जो लिंकेज होती है ये लिंकेज क्या कहलाती है? पेप्टाइड लिंकेज। तो जितने भी अल्फा अमीनो एसिड होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू, और पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड, विच इज़ नोन एज प्रोटीन। तो इसको प्रोटीन कहते हैं। इसके बाद आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसके बाद प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है। स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में है। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर कई टाइप का होता है। हम आपको प्रोटीन का स्ट्रक्चर बताने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो इसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब हो गया 1 डिग्री। तो 1 डिग्री स्ट्रक्चर प्रोटीन का क्या होता है? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, पूछी जाती है कि जब कई सारे अमीनो एसिड को एक सीक्वेंस में लगाएंगे, तो जो सीक्वेंस में लगने के बाद जो पॉलीपेप्टाइड बनेगा वो पॉलीपेप्टाइड क्या होगा? प्रोटीन। और वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बोला जाएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सपोज दैट A, B, C, D एंड सो ऑन n नंबर के अमीनो एसिड, ये क्या हैं? अमीनो एसिड। इन अमीनो एसिड को एक सीक्वेंस में रखेंगे तो क्या बनेगा? पॉलीपेप्टाइड बनेगा, और वो पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बोला जाएगा, और उसी प्रोटीन को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है एक लाइन की। नंबर 2 है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को 2 डिग्री स्ट्रक्चर भी कहते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैसे बनता है ये आपको याद रखना है कि इसमें फोल्डिंग होती है। किसकी फोल्डिंग होती है? फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन। जो पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, मतलब पॉलीपेप्टाइड को ही हम लोगों ने प्रोटीन कहा है, तो जो प्रोटीन की चेन होती है अगर उसमें फोल्डिंग हो जाए, जैसे हम लोग मैट को फोल्ड करते हैं, तो उस फोल्डिंग से हमारा कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। लेकिन ये फोल्डिंग भी 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की फोल्डिंग होती है? 2 टाइप की फोल्डिंग होती है। पहली होती है अल्फा हेलिक्स फोल्डिंग, अल्फा हेलिक्स, और दूसरी होती है बीटा प्लीटेड। बीटा प्लीटेड। तो सबसे पहले हम अल्फा हेलिक्स फोल्डिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, ये एक पॉलीपेप्टाइड की चेन है और एक ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड की चेन है। इसमें क्या हो गई? फोल्डिंग हो गई। और फोल्डिंग होने से क्या होगा? C डबल बॉन्ड O और NH का जो हाइड्रोजन होगा वो बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ? O के साथ। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा C डबल बॉन्ड O और NH, और H का ये बॉन्ड इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो एक तरीके से क्या हो गई? ये फोल्डिंग हो गई। इस फोल्डिंग से ही क्या बनता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और वो फोल्डिंग कहलाती है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में
फ्लेमिंग राइट हैंड रूल या लेफ्ट हैंड रूल, तो स्क्रू की तरह वर्क करता है जो स्क्रू होता है, उसी तरीके से इसमें फोल्डिंग होती है, तो वो कहलाती है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। ये याद रखना है, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर इसमें इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है इसमें बॉन्ड कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। सेकंड है आपका बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर में जो फोल्डिंग होती है वो साइड बाय साइड होती है। फोल्डिंग कैसी होती है, फोल्डिंग होती है साइड वाइज साइड। साइड बाय साइड फोल्डिंग कैसी होगी, देखिए जैसे कि हम आपको बता दें, एक कॉइन है, दूसरा कॉइन रखा, थर्ड कॉइन रखा, फोर्थ कॉइन रखा, ऐसे इसको साइड बाय साइड मैक्सिमम एक्सटेंशन पर, कैसे मैक्सिमम एक्सटेंशन पर अगर रखते चलेंगे तो जो फोल्डिंग होगी उस फोल्डिंग से एक सर्कुलर शेप का स्ट्रक्चर बनेगा, शीट की तरह। कैसा होगा, शीट की तरह। तो वही शीट आपकी कहलाएगी बीटा प्लीटेड शीट, और ये बीटा प्लीटेड शीट सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को ही डिफाइन करता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से बीटा प्लीटेड से ज़्यादा अल्फा हेलिक्स है, लेकिन पूछे दोनों गए हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नंबर थर्ड है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जिसको हम 3 डिग्री स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। तो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैसे बनता है, जो 2 डिग्री स्ट्रक्चर आपका था उस स्ट्रक्चर की फर्दर फोल्डिंग हो जाए, फर्दर फोल्डिंग हो जाए, फोल्डिंग अकर्स, मतलब 2 डिग्री स्ट्रक्चर फोल्ड फर्दर देन 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विल बी फॉर्म। यानी कि 2 डिग्री स्ट्रक्चर की अगर दोबारा से फोल्डिंग के अंदर फोल्डिंग करा दी जाए तब क्या बनेगा, 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है वो स्टेबल होता है, ये भी आपको जानना है। और इसके स्टेबिलिटी का कारण क्या होता है, आपको याद रखना है। नंबर 1 डाई सल्फाइड ब्रिज बॉन्ड होता है, डाई सल्फाइड ब्रिज कह सकते हैं या बॉन्ड कह सकते हैं। नंबर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण स्टेबल होता है। नंबर 3 साल्ट ब्रिज होता है, इसमें साल्ट ब्रिज आपको बता चुका हूँ या अभी बताना बाकी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हाँ आपको चैप्टर अभी नहीं पढ़ाया है, मैंने उसको होल्ड पर रखा हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर थोड़ा सा टफ है और इम्पॉर्टेंट भी है। उसको इस तरीके से अब बोर्ड पर आपको पढ़ाने लगा हूँ तो अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तो मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बता दूंगा। साल्ट ब्रिज होता है और एक और होता है इसमें, फोर्थ होता है वांडरवाल फोर्स, वांडरवाल फोर्स। तो एक बार मैं फिर से आपको टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में बता रहा हूं कि टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैसे बनता है, जब 2 डिग्री स्ट्रक्चर की फर्दर फोल्डिंग हो जाती है तब बनता है आपका टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है वो स्टेबल होता है। इसकी स्टेबिलिटी का कारण क्या होता है, नंबर 1 डाइसल्फाइड ब्रिज होता है, नंबर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वो तो मैंने आपको बताया है भी थोड़ी देर पहले। पॉलीपेप्टाइड जो बॉन्ड होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। नंबर 3 साल्ट ब्रिज होता है। साल्ट ब्रिज 11th क्लास में मैंने आपको एक सेल थी जिसका नाम था डेनियल सेल, उसमें साल्ट ब्रिज बताया था, वही साल्ट ब्रिज है। और नंबर 4 क्या होता है, वांडरवाल फोर्स, मतलब इसमें वांडरवाल फोर्स होता है जिसके कारण ये स्टेबल होता है। तो अब आपका जो टॉपिक बचता है इस बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में वो आपका अमीनो एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया। एक टॉपिक और बचता है जिसमें आपका विटामिन्स और एंजाइम को हटा दिया गया है, फिंगर प्रिंटिंग और डीएनए आरएनए और न्यूक्लिक एसिड, इतना टॉपिक बचता है। मतलब न्यूक्लिक एसिड जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूक्लिक एसिड ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि न्यूक्लिक एसिड का केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होती है। आज तक के लिए आप इतना प्रिपेयर कीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको इग्नोर मत कीजिए, अवॉइड बिल्कुल मत कीजिए। 12th है, आने वाले टाइम में आपकी यही प्रिपरेशन जब रिवीजन होगा तो बहुत काम आने वाली है। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम हो उसको मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू या डायरेक्टली कॉल करके मुझसे कंसल्ट करते रहिए। बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने रिस्पॉन्स देखा है, बहुत अच्छा है। टाइम टू टाइम वो अपनी प्रॉब्लम्स को मुझसे शेयर करते हैं और उस प्रॉब्लम्स को क्लियर भी कर लेते हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो प्रेजेंट लगाकर न्यूट्रल हो जाते हैं,
मतलब लगता है कि वो प्रेजेंट तो हैं बट दे आर न्यूट्रल, मतलब कहीं पर से कोई उनका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि वो रिटर्न वर्क कर रहे हैं, बाकी कोई स्टडी नहीं कर रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी पढ़ाया जाए, थोड़ा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, देखिए जितना पढ़ाया जाए उसको क्लियर जरूर कीजिए उसी डे में और अपनी वीडियो के थ्रू। अगर नहीं समझ में आता है तो आपका सब्जेक्ट टीचर आपको उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट जरूर करेगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे की क्लास में नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड में बताऊंगा। थैंक यू।